निर्माण का मानदंड। नमस्कार, अपना बिहार देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ अनूप। सबसे पहले बात एक तस्वीर की जो पूर्णिया से आई है और यहां कटाव का कहर देखने को मिला है। तस्वीरें बायसी प्रखंड की है जहां कटाव की वजह से एक मकान महानंदा नदी में विलीन हो गया। आप देखिए कि कैसे कटाव की वजह से मकान ध्वस्त होकर नदी में समा गया। जिले में महानंदा के साथ कनकई और परमान नदी से कई जगहों पर कटाव हो रहा है। बायसी के साथ ही अमौर में पहले भी कई घर और स्कूल कट गए और अब एक और मकान कटने की तस्वीर सामने आई है। इस तस्वीर को देखकर आप वहां के लोगों की बेबसी का, मजबूरी का अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने बेबस इस बाढ़ के सामने लोग हैं। देखिए, पक्का मकान, बड़ा मकान कैसे धराशायी हो गया इस नदी के कटाव के सामने। नदी के सामने बौना साबित हुआ और नदी में चंद मिनट में विलीन हो गया। इधर नालंदा में दो युवकों को खंबे से बांधने का वीडियो वायरल हुआ है। दोनों को एक लाइन होटल में बांध कर रखा गया। बताया जा रहा है कि तीन युवक एक व्यक्ति की हत्या की नीयत से पहुंचे थे, लेकिन वहां मौजूद लोगों ने दोनों युवकों को पकड़ लिया। इनकी तलाशी में एक पिस्टल और 2 कारतूस मिले। वहीं एक युवक पिस्टल लहराते हुए फरार हो गया। बाद में पुलिस ने दोनों युवकों को गिरफ्तार भी कर लिया। भागलपुर के बाथ थाने में ग्रामीणों ने हंगामा किया और काफी देर तक थाने का घेराव भी। दरअसल देवथा गांव में पोखर में प्रतिमा विसर्जन के दौरान ग्रामीणों ने एक दूसरे पक्ष से नोकझोंक की थी। इसके बाद पुलिस ने ग्रामीणों को वहां से खदेड़ दिया था। अफरा तफरी के बीच पोखर में डूबने से एक युवक की मौत भी हो गई थी और इसी को लेकर ग्रामीण थाने पहुंचे और एएसआई दिवाकर सिंह के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए हंगामा किया। भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ बिहार सरकार पूरी तरह से एक्शन में आ गई है। लगातार दूसरे दिन करप्ट अफसर पर नकेल कसा गया। आय से अधिक संपत्ति के मामले में पालीगंज के डीएसपी रहे तनवीर अहमद के पटना और बेतिया के ठिकानों पर आज छापेमारी हुई, जबकि हाजीपुर नगर परिषद के सस्पेंडेड कार्यपालक अधिकारी अनुभूति श्रीवास्तव के ठिकानों पर डाले गए रेड में करोड़ों की संपत्ति का खुलासा हुआ। तनवीर अहमद के ठिकानों से आय से 70% अधिक संपत्ति मिली है। साथ ही लाखों के निवेश के कागजात भी बरामद हुए। बिहार में भ्रष्टाचार के खिलाफ पूरी तरह से नीतीश सरकार एक्शन में आ चुकी है। करप्ट अफसरों के खिलाफ लगातार प्रशासन कार्रवाई में जुटा है। डीएसपी तनवीर अहमद के पटना और बेतिया के ठिकानों पर छापेमारी की गई। आय से अधिक संपत्ति मामले में आर्थिक अपराध इकाई ने ये कार्रवाई की है। तनवीर अहमद पालीगंज में पोस्टेड थे, जहां बालू माफिया से सांठगांठ का उन पर आरोप है। बालू की तस्करी में माफियाओं की मदद करने में कथित संलिप्तता सामने आने के बाद गृह विभाग ने जुलाई 2021 में तनवीर अहमद को डीएसपी पाली के पद से हटा दिया था। इस छापेमारी अभियान में आर्थिक अपराध इकाई के अधिकारियों के अलावा बिहार एसटीएफ की टीम को भी लगाया गया है और निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में कई ऐसे ऑफिसर हैं, तकरीबन 40 से 42 उनकी संख्या बताई जा रही है, जिन्होंने बालू माफियाओं से सांठगांठ कर सरकार को राजस्व का न केवल चूना लगाया बल्कि अकुत संपत्ति भी अर्जित की। तो वहीं हाजीपुर नगर परिषद के सस्पेंडेड कार्यपालक अधिकारी अनुभूति श्रीवास्तव की काली कमाई को देखकर स्पेशल विजिलेंस की टीम के भी होश उड़ गए। अनुभूति के पटना स्थित आवास पर स्पेशल विजिलेंस की टीम ने रेड डाला, जिसमें अकूत संपत्ति का पता चला है। छापेमारी में अनुभूति श्रीवास्तव के पटना में 2 फ्लैट, इंदौर में तीसरे फ्लैट की जानकारी मिली, जबकि छापेमारी में फ्लैट के एग्रीमेंट के कागजात भी मिले। पत्नी और बच्चों के नाम पर कई इंश्योरेंस पॉलिसी का भी पता चला है। सस्पेंडेड अधिकारी अनुभूति श्रीवास्तव पर यह कार्रवाई खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देश पर की गई है। जिस अनुभूति श्रीवास्तव पर नकेल कसा गया है, उनके बारे में भी जान लीजिए। अनुभूति श्रीवास्तव हाजीपुर नगर परिषद में मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी रहे। कार्यपालक पदाधिकारी के पद से वे सस्पेंड कर दिए गए थे। 18 अगस्त को कार्यपालक पदाधिकारी के पद से हटाए गए थे। जेम पोर्टल के जरिए करोड़ों की मशीन और सामान की खरीदारी की गई थी, जिसमें बड़े पैमाने पर घोटाले का उन पर आरोप लगा था। जाहिर तौर पर भ्रष्ट अफसरों के खिलाफ सरकार पूरी तरह से एक्शन में आ चुकी है।
2 दिनों तक लगातार छापेमारी की तस्वीरों से साफ है कि करप्ट अफसरों पर नकेल कसने में शासन और प्रशासन कोई कोर कसर नहीं छोड़ने वाला। न्यूज 18 के लिए पटना से संजय कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। आर्थिक अपराध इकाई की टीम ने तनवीर अहमद के पैतृक आवास नरकटियागंज में भी छापेमारी की और घर के सभी कमरों की तलाशी ली गई। करीब 5 घंटे की छापेमारी के बाद जब अधिकारी बाहर निकले तो उन्होंने कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। और इधर रोहतास में बालू का खेल चल रहा है। ताजा मामला करीब 180 करोड़ रुपए के बालू की चोरी का सामने आया। करोड़ों सीएफटी बालू कहां चली गई, इसका ना कोई पता है, ना ही किसी को जानकारी, और खनन विभाग भी खामोश है। ऐसे में सवाल है कि सोन नदी से डंप किए गए बालू की इतनी बड़ी खेप आखिर गई तो कहां गई। रोहतास जिले में बालू का खेल इस कदर हावी है कि सोन नदी से उठाव किए गए बालू की बड़ी खेप गायब हो जाती है और इसकी जानकारी न तो खनन विभाग को मिलती है, न ही पुलिस विभाग को। बालू के खेल में कई अधिकारी भी नप चुके हैं, लेकिन बालू का खेल है कि थमने का नाम नहीं ले रहा। ताजा मामला यह है कि जब 1 जून से नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी एनजीटी नदियों से बालू खनन पर रोक लगा देती है, तो फिर सोन नदी से बालू का अवैध खनन कैसे हो रहा है? वो भी तब जब बालू की माइनिंग करने वाली कंपनी अप्रैल महीने में ही लाइसेंस सरेंडर कर चुकी थी। अब आलम यह है कि खनन विभाग के फिजिकल वेरिफिकेशन में 5,75,00,000 सीएफटी बालू का स्टॉक पाया जाता है, लेकिन स्थानीय प्रशासन और विभाग के प्रोजेक्ट मेजरमेंट में करीब 1 करोड़ सीएफटी का अंतर पाया गया। कि रोहतास जिला में टोटल 5,75,84,000 सीएफटी बालू के लाइसेंसी के पास भंडारित है, जिसका सत्यापन कराने पर उतना बालू नहीं पाया गया। 49 लाख सीएफटी के आसपास बालू पाया गया। तो अंतर जो बालू नहीं पाया गया उसके आलोक में आदित्य मल्टीकॉम के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई है। खनन विभाग का आरोप है कि 179 करोड़ रुपए कीमत की कुल स्टॉक की गई बालू में से 49 लाख रुपए के बालू ही पाए गए। अब ऐसे में पुलिस ने अलग अलग थानों में कई सारी प्राथमिकियां दर्ज कराई हैं। बालू की खनन करने वाली निजी कंपनी के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कराया गया है। कई सारे ऐसे कांड दर्ज हुए हैं जिसमें जो बालू जमा था उसके गायब होने के संबंध में दर्ज कराया गया है। उसमें जो भी शामिल हैं, चाहे जो कोई कंपनी या उसके जो स्टाफ हैं, उन पे कार्रवाई की जा रही है। अब ऐसे में बड़ा सवाल यही उठता है कि स्टॉक किए गए बालू की इतनी बड़ी खेप आखिर गई तो गई कहां? करोड़ों के वारे न्यारे यदि हुए तो आखिर किसकी मिली भगत से? रोहतास जिला में बालू के खेल में कई लोग शामिल हैं। जिस तरह से बालू को लेकर यहाँ कोहराम मचा हुआ है और जिस तरह से लगातार एफआईआर की गई है, उसके बाद कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। भारी मात्रा में जहाँ स्टोर किया हुआ बालू लगभग 180 करोड़ का बालू जिस तरह से गायब हो गया, और उसके बाद जिला प्रशासन ने, खनन विभाग ने अलग अलग थानों में एफआईआर की, लेकिन सिर्फ एफआईआर के बाद कई तरह के सवाल खड़े हुए। एक तरफ लीजधारी कंपनी है, वहीं दूसरी ओर जिला प्रशासन है। लेकिन अब सवाल खड़ा होता है कि इतने भारी मात्रा में बालू आखिर गया तो गया कहाँ? इसे धरती खा गई या फिर आसमान निगल गया? अजीत कुमार, न्यूज 18, सासाराम। और सियासी हल्के से एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। बीजेपी जेडीयू के शीर्ष नेताओं में बातचीत हुई है। ये बातचीत यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर हुई है। विधानसभा चुनाव में गठबंधन पर चर्चा हुई है और बीजेपी की तरफ से गठबंधन का आश्वासन भी मिला है जेडीयू को। यूपी में अगले साल विधानसभा चुनाव है और इसे लेकर जेडीयू पहले ही कह चुकी है कि बीजेपी के साथ गठबंधन को लेकर, चुनाव लड़ने को लेकर बातचीत होगी। और सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिल रही है, सियासी हल्के से जो खबर आ रही है, बीजेपी जेडीयू के शीर्ष नेताओं में बातचीत हो गई है। यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर बातचीत हुई है और गठबंधन पर चर्चा पर बीजेपी की तरफ से जेडीयू को आश्वासन भी मिला है। छपरा के जेपी विश्वविद्यालय से लोकनायक जयप्रकाश नारायण और लोहिया के विचारों को पीजी के सिलेबस से हटाने के मामले में राज्य सरकार ने सफाई दी है। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने बताया कि जेपी और लोहिया के विचार पाठ्यक्रम में रहेंगे। मामले के सामने आने के बाद सीएम ने संज्ञान लिया और पूरे मामले में विश्वविद्यालय प्रबंधन से बातचीत की। शिक्षा मंत्री ने बताया कि विश्वविद्यालय प्रबंधन ने सुधार का भरोसा दिया है।
2018 की बात है। 2018 में ही नई शिक्षा नीति के क्रम में जो एक CBCS कहते हैं, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम लागू करने की बात थी। उसी क्रम में पाठ्यक्रम में आवश्यक संशोधन या पाठ्यक्रम निर्धारण। बिहार विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा ने दिल्ली में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से मुलाकात की और विधानसभा के शताब्दी वर्ष समारोह में भाग लेने का न्योता दिया। विधानसभा अध्यक्ष ने बताया कि राष्ट्रपति ने अक्टूबर में बिहार आने का समय दिया है और साथ ही प्रधानमंत्री ने उनसे बिहार के विकास को लेकर लंबी बातचीत की। देखिए, विकास के प्रति तो उनकी सजगता विकास पुरुष के रूप में जग जाहिर है और बिहार के प्रति उनकी जो संवेदनशीलता है, बिहार के प्रति जो सजग हैं, माननीय बिहार के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी दोनों का सकारात्मक विकास के प्रति समर्पित भाव बिहार की जनता के हित में है। इसको मूर्त रूप देने के लिए सभी बिहार वासी को तरीके से लगने की ज़रूरत है। और बिहार की सियासत में तालिबान की एंट्री ने राजनीति को गर्म कर दिया है। पहले आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष ने आरएसएस को तालिबान बताया और इस पर पलटवार करते हुए सत्ता पक्ष की ओर से राजद के शासनकाल को तालिबान से जोड़ दिया गया। जगदा बाबू के दिमागी हालत की इलाज की नसीहत भी दी गई, जबकि कांग्रेस आरजेडी की हां में हां मिला रहा है। बिहार की सियासत में हिटलर के बाद तालिबान की एंट्री। आरजेडी ने आरएसएस के लोगों को बताया तालिबानी। जगदानंद सिंह के बयान पर सियासी घमासान। बिहार की सियासत और विवाद दोनों ही साथ साथ चलते हैं। यहां बयानों के तीर ऐसे छोड़े जाते हैं जिससे राजनीति की ज्वाला भभक उठती है। हाल ही में लालू के बड़े बेटे तेज प्रताप ने आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष को हिटलर की उपाधि दी थी। जगदा बाबू तब बहुत नाराज दिखे थे, लेकिन वही जगदानंद सिंह ने आरएसएस को लेकर विवादित बयान दे डाला है। बुधवार को जगदा बाबू ने आरएसएस की तुलना तालिबान से कर दी थी। पहले सुनिए उनका वो बयान। तालिबान नाम नहीं है, एक संस्कृति है अफगानिस्तान में, और भारत में ये आरएसएस तालिबानी ही है, ये और कुछ नहीं है। गाड़ी काटता है, मारता इंसान को, सब्जी में देने वाले को। बिहार आरजेडी के अध्यक्ष के इसी बयान ने सियासी चिंगारी को आग की ज्वाला में बदल दिया है। सत्ताधारी बीजेपी और जेडीयू के नेताओं ने जगदानंद सिंह के बहाने आरजेडी के शासनकाल को तालिबान से जोड़ दिया। यही नहीं, जगदा बाबू को दिमागी इलाज कराने की नसीहत भी दे डाली। तो जगदा बाबू को तो पीछे जो उनका 15 साल का शासन चला था बिहार में, जो किसी तालिबानी शासन से कम नहीं था, जिस शासन में 5 बजे के बाद लोग अपने घर से निकलते नहीं थे। सही आकलन है तेज प्रताप जी का कि ये रिटायर हो चुके हैं, इनका दिमाग खराब हो चुका है और ऐसे बयान देने वाले लोगों के लिए कांके में जगह है, वहीं जाके उनको अपना इलाज कराना चाहिए। जगदा बाबू लंबे समय से टॉर्चर हो रहे हैं, तेज प्रताप यादव जी से भी और लालू प्रसाद यादव जी की फैमिली से भी। तो मुझे लगता है कि इस तरह की बयानबाजी से यह साफ साफ दिखता है कि वो पॉलिटिकली डिरेल हो चुके हैं। अफगानिस्तान तालिबान का मुद्दा अंतर्राष्ट्रीय है, सेंसिटिव है, लेकिन इस तरह की हल्की बयानबाजी, इतना इंटरेस्ट अफगानिस्तान के प्रति, लगता है कि वहां भी राष्ट्रीय जनता दल के लोगों का बड़ा इन्वेस्टमेंट है। आरजेडी की ओर से आरएसएस को तालिबानी कहे जाने का कांग्रेस ने समर्थन किया। पार्टी के महासचिव दिग्विजय सिंह ने सियासत और धर्म को गणित की परिभाषा से समझाने की कोशिश की। इक्वेशन दिया हुआ है, मैथमेटिकल इक्वेशन, राजनीति प्लस धर्म इज इक्वल टू तालिबान। बिहार की राजनीति में आरोप प्रत्यारोप के तीर कुछ इस तरह से छोड़े जा रहे हैं जिससे सियासी महाभारत खड़ा हो चुका है। नेता एक दूसरे पर कटाक्ष कर नई नई शब्दावली के जरिए सियासी बयानबाजी को हवा दे रहे हैं। ऐसे में हिटलर शाही के बाद अब तालिबानी संस्कृति की गूंज सियासत के गलियारे में दूर तक सुनी जा रही है। पटना से न्यूज 18 के लिए रवि एस नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। पश्चिमी चंपारण के नरकटियागंज में शव जलाने के लिए रास्ता नहीं मिलने से नाराज लोगों ने बवाल काटा है। पिपरा गांव के पास नरकटियागंज भिखना ठोरी मुख्य मार्ग को जाम कर दिया गया।
सूचना मिलने के बाद शिकारपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों को समझा बुझाकर मामले को शांत कराया। बताया जा रहा है कि 2 लोगों की आपसी झगड़े की वजह से रास्ता नहीं मिल रहा है। मोटर में पानी डाल देता है रास्ता में और उसको बाद में क्या करते हैं कि यहाँ पर कितना प्रशासन पंचायत को चल गया है, इन लोग पंचायत मानने के लिए तैयार नहीं है। सुपौल के त्रिवेणीगंज में मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ योजना में बड़ी गड़बड़ी सामने आई है। यह सड़क 68 लाख रुपए की लागत से बनाई गई थी, लेकिन सड़क बनने के बाद ही इसमें दरार आ गई। ग्रामीणों ने इसकी शिकायत अधिकारियों से की, जिसके बाद जांच के आदेश भी दिए गए थे और इंजीनियरों के साथ एसडीओ जांच के लिए पहुंचे। टीम ने सैंपल लिया, जिसकी जांच अब आगे की जाएगी। देख रहे हैं अभी थिकनेस ले लिए हैं, प्री मिक्सिंग है, जीएसपी का है, लेकर डब्ल्यूएम का देख रहे हैं इसमें लेकर क्या आता है। लैब रिपोर्ट बताएगा इसमें विटामिन कंटेंट क्या है, थिकनेस ओवरऑल क्या आ रहा है लेकर के। जांच में प्रथम दृष्टिया क्या पाई गई? प्रथम दृष्टिया तो गड़बड़ी पता चल रहा है, लेकर तो आरसीडी के एक्जीक्यूटिव इंजीनियर की टीम हमारे साथ लगाई गई है। आज उसकी जाँच हम लोगों ने किया है। 5-6 जगह से नमूना हम लोगों ने लिया है रोड का, वो लैब में भी जाएगा, उसकी क्वालिटी की जांच होगी। और कुछ देर की बारिश में ही सहरसा का सदर अस्पताल जो है वो झील में तब्दील हो गया। अस्पताल के कैंपस में पानी भर गया, जिससे मरीज के परिजनों को काफी परेशानी हुई। लोगों का कहना है कि गंदे पानी की वजह से खुद बीमार हो सकते हैं। अभी हम मौजूद हैं सदर अस्पताल सहरसा में, जहां पर तकरीबन 45 मिनट की वर्षा में जो है झील जैसा माहौल है। हम आपको दिखाना चाहेंगे यहाँ की कुछ तस्वीर। ये तस्वीर जो है काफी कक्ष का है, हम आपको दिखाना चाहेंगे। यहाँ पे जो है जल जमाव की समस्या जो है आप देख सकते हैं। सिर्फ यहाँ ही ये तस्वीर नहीं है, पूरे सदर अस्पताल परिसर का जो है यही हालात है। किस तरह से आप देख सकते हैं जो कि जल जमाव का समस्या है, गंदा पानी है, नाले का पानी है इसमें, इससे लोग जो है संक्रमित भी हो सकते हैं, कई तरह का संक्रमण लोगों को हो सकता है। और सदर अस्पताल का जो है ये बड़ी परेशानी है। हम लोग पानी में अंदर जाते हैं, आते हैं, ये गंदा पानी, इससे बीमार होने का और डर बना हुआ है। पेशेंट को क्या दिखाएंगे, पानी में बार बार आना जाना लगा। और ये इमरजेंसी वार्ड क्या स्थिति है, गंदा पानी है, आधे घंटे के पानी ये स्थिति का इस तरह की समस्या है। यहाँ पे जो है आधे घंटे पानी में जो है झील जैसा नज़ारा आप देख सकते हैं। यहाँ पे जो है सदर अस्पताल देखा जा रहा है, लेकिन जल निकासी का जो है कोई इंतजाम नहीं देखा जा रहा है। न्यूज़ 18 के लिए सहरसा से कुमार अनुभव। और पटना से एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। पटना में ज्वेलरी दुकान में लूट हुई है। शिवपुरी इलाके में ज्वेलरी दुकान में लूटपाट हुई और जांच के लिए मौके पर पुलिस भी पहुंची है। तो पटना से बड़ी खबर, जहां एक ज्वेलरी शॉप में लूट हुई है। यह दुकान जो है शिवपुरी इलाके में थी और यहीं से लूटपाट की घटना हुई है। जांच के लिए फिलहाल पुलिस मौके पर पहुंच गई है। मुंगेर सांसद और जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने लखीसराय के बाढ़ प्रभावित पिपरिया और बढ़िया प्रखंड का दौरा किया। ललन सिंह ने बाढ़ पीड़ितों के दर्द को सुना और उनकी समस्याओं के समाधान का भरोसा भी दिया। साथ ही अधिकारियों को नुकसान का आकलन कर जल्द से जल्द मुआवजा देने के निर्देश भी दिए हैं। ललन सिंह शुक्रवार को बढ़िया के टाल इलाके का दौरा करेंगे। आया था और दियारा में तो हर साल पानी आ जाता है, लेकिन इस बार गंगा नदी में कुछ ज़्यादा पानी होने के कारण पूरा दियारा प्रभावित ज़्यादा हुआ है। तो इसलिए अभी पानी निकल गया है, घूम रहे हैं, सब लोगों की बात सुन रहे हैं। सरकार ने पूरी मदद बाढ़ के दौरान लोगों को किया है। सबको सामुदायिक किचन चलवाया, सब लोगों को सूखा राशन दिया गया। डीएम साहब खुद इसका मॉनिटरिंग कर रहे थे, तो सारे लोगों को मिला है। अब उनके देख रहे हैं कि और कहीं कोई समस्या अगर है तो उसका निराकरण। पश्चिमी चंपारण के नरकटियागंज में फर्जी डॉक्टरों के खिलाफ प्रशासन ने अभियान चलाया। प्रशासन को सूचना मिली थी कि नर्सिंग होम में अवैध डॉक्टर काम कर रहे हैं। प्रशासन की टीम ने कई फर्जी डॉक्टरों को पकड़ा और अस्पताल को सील भी कर दिया। पूछताछ में रखिए। तो हमने 3 हॉस्पिटल्स में छापामारी किया है। तीनों में ही डॉक्टर्स जो हैं उनके पास प्रॉपर डिग्री और रजिस्ट्रेशन नहीं पाया गया है। उनके ऊपर कार्रवाई होगी, एफआईआर होगी और हम इसी क्रम में उनको हॉस्पिटल भी सील कर रहे हैं। उनके जितने भी पेशेंट्स हैं उनको सरकारी हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया गया है। और अपना बिहार में फिलहाल इतना ही। आगे है जोहार झारखंड।